आज हम बात करने वाले हैं अध्यादेश के बारे में। आप जानते हो कि राष्ट्रपति के पास में एक पावर होती है जो संविधान के द्वारा उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है और ये जो पावर मिलती है ये मिलती है आर्टिकल 123 के तहत, जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 9 है, लेक्चर का पार्ट 9 है। इससे पहले ऑलरेडी 8 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आपको रिलेट कर सको। हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में, ठीक है। उससे भी पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि अध्यादेश होता क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट होती क्यों है, ठीक है। आप जानते हो कि कंट्री के अंदर, कोई भी कंट्री है, उस कंट्री के अंदर सब जगह यही बात बोली जाती है कि कोई भी काम होना चाहिए तो वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कानून के अकॉर्डिंग कोई भी काम होना चाहिए, ठीक है। प्रशासन हो चाहे फिर वो शासन हो, कुछ भी चीजें देश के अंदर घटित होती है तो कहीं ना कहीं यही माना जाता है कि वो कानून के हिसाब से होनी चाहिए और कानून के अकॉर्डिंग ही वो इम्प्लीमेंट हो रही है। मैं बात कर रहा हूं बाय डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट के द्वारा मैं ये बात कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट में चीज़ें कानून के हिसाब से ही होती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं चीज़ों को तो हो सकता है कि वो कानून के हिसाब से चीज़ें ना हुई हो और कानून ब्रेक किया जा रहा हो। लेकिन जब हम ऑन डॉक्यूमेंट बात करते हैं तो सारी जो चीज़ें होती हैं वो कानून के हिसाब से ही होती हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता है जो बिना कानून के होगा। अगर ऐसा कोई काम आप लोगों को मिलता है कि वो बिना कानून के होता है तो वो क्या होता है, इलीगल होता है, वो असंवैधानिक होता है, जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी काम होगा, किसी भी विषय पर काम होगा तो कानून उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो कानून होगा, एक्ट होगा, वो बनाएगा कौन, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जिसमें एक पार्लियामेंट होती है। आप जानते हो कि भारत के अंदर जो शासन से रिलेटेड चीजें हैं उसके लिए एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हो पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या होता है कि 3 पार्ट्स पार्लियामेंट के होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होती है और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तीसरा पार्ट होता है राष्ट्रपति, ठीक है। ये क्या करती है, ये एक्ट बनाने का काम करती है, ठीक, यानी कि कानून बनाने का ये काम करती है। और कानून बनाने का जो ये काम करेगा इसका अपना क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। लोकसभा, कोई भी बिल जो है पहले लोकसभा में पेश होगा या फिर राज्यसभा में होगा, यानी कि किसी भी एक सदन में कोई भी बिल जो कानून बनने वाला है वो पेश किया जा सकता है। उसके बाद में अगर वो राज्यसभा में पेश होगा तो उसे लोकसभा में भेजा जाएगा, जब वो लोकसभा में पेश होगा तो उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। जब दोनों जगह से ये पास हो जाएगा तो उसके बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए इसे भेज दिया जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति इसे अपनी अनुमति दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है और ये देश भर में इंप्लीमेंट हो जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। जब कानून बनाने के लिए देश की संसद मौजूद है तो उसके बाद में अध्यादेश की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है। क्यों? क्योंकि जो एक्ट होता है वो इक्वल टू किसके होता है, अध्यादेश के होता है। यानी कि देश की संसद जो भी कानून बनाएगी उसकी जो पावर होगी वो बिल्कुल अध्यादेश के बराबर ही होती है, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर अध्यादेश जो होता है वो अल्पकालीन होता है, यानी कि इसकी एक समय सीमा होती है जो बहुत कम होती है, लेकिन एक्ट की कोई समय सीमा नहीं होती है। बस इस डिफरेंस के अलावा बाकी जो होता है अध्यादेश और एक्ट जो होता है वो दोनों क्या होते हैं, वो बराबर की ही पावर रखते हैं और बराबर का ही इम्प्लीमेंट उनके द्वारा जब होता है, कानून के जो अध्यादेश जारी होता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो वो सारे काम वही करता है जिस विषय के ऊपर उसे बनाया गया है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को जो आर्टिकल याद रखना है वो 1 2 3 आर्टिकल याद रखना है। संविधान संसद के 17वां, ठीक है। यह अध्यादेश जारी कब होगा, जब संसद के दोनों सदन ना चल रहे हो, पहली चीज, या फिर कोई एक सदन ना चल रहा हो। आप जानते हो कि संसद के क्या चलते हैं, सेशन चलते हैं, सदन चलते हैं, उनकी बैठक होती है। कब होती है, पहला होता है शीतकालीन सत्र में, बजट सत्र में। दूसरी होती है आपकी मानसून सत्र चलता है और तीसरा चलता है आप लोगों का जो शीतकालीन सत्र होता है। इन तीनों सत्र के अलावा जब भी समय होगा, जो वैक्यूम पीरियड होगा, उसमें अगर किसी विषय पर, किसी इमरजेंसी विषय पर कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी तो ये तो सदन नहीं चल रहे हैं ना, तो कानून बनाएगा कौन। उस समय पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पास में आ जाती है और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके इस वैक्यूम को भर देता है, फिल कर देता है। समझ में आ गई, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आर्टिकल 123 में संविधान ने संसद के 17वां के समय आपातकालीन परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को सौंपी हुई है। और अध्यादेश का जो प्रभाव होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट होगा और शक्तियां होंगी वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही
होंगी। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसमें कुछ भी आप लोगों को दे देगा वो, लेकिन उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस कर देगा कि ये अलग होगा, कानून में ये अलग होगा और अध्यादेश में ये अलग होगा। ऐसा कुछ भी अलग नहीं होगा, दोनों इक्वल होंगे, सिर्फ टाइम पीरियड के अलावा, ठीक है? लेकिन जब हम नेचर की बात करते हैं, जो अध्यादेश का नेचर होता है वो अल्पकालीन प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनकी जो उम्र होती है वो लंबी नहीं होती है, ये बहुत छोटे समय के लिए होते हैं। यह राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। वो पूछ लेगा कि अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, वो कौन-सी शक्ति है? वो सैन्य शक्ति है, वो वित्त शक्ति है, वो विधायी शक्ति है। तो 4-5 दे देगा आप लोगों को ऑप्शन, तो ये कौन-सी शक्ति है? ये विधायी शक्ति है। क्यों? क्योंकि विधायक बन रहा है। विधेयक पेश होने के बाद में जो एक्ट बनता है, ये कहीं न कहीं विधायिका का जो काम है, वो राष्ट्रपति ऑलरेडी यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए इसे विधायिका शक्ति या विधायी शक्ति बोला जाएगा। अब बात करते हैं अध्यादेश की सीमा की। इसकी सीमाएँ क्या होती हैं? तो 4 प्रकार की सीमाएँ हम पढ़ेंगे एक-एक करके। हर पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से सुनना है और सुनने से पहले भी आप लोगों को समझने की कोशिश करना है, नोट्स वगैरह के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश करने की जो सीमाएँ होती हैं, अध्यादेश जारी करने की होती हैं, 4 सीमाएँ होती हैं। पहली, राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के सत्र ना चल रहे हों। मैंने बता दिया 3 सत्र होते हैं आप लोगों को, ठीक है? या केवल कोई एक सदन चल रहा हो, या तो दोनों ही सदन नहीं चल रहे हों, या फिर कोई एक सदन नहीं चल रहा हो, ठीक है? क्योंकि कोई भी कानून संसद के दोनों सदनों से पास करके ही बनाया जा सकता है। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। कोई भी कानून जब बनेगा तो संसद के दोनों सदनों से उसे पास किया कराया जाएगा, तब राष्ट्रपति की परमिशन मिलती है, तब वो एक्ट बनता है, ठीक है? तो अगर एक सदन नहीं चल रहा है या फिर दोनों ही सदन नहीं चल रहे हैं, जब भी ये अध्यादेश जारी करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। जब दोनों सदन चल रहे हों तथा तब अध्यादेश अमान्य होगा। अगर दोनों सदन चल रहे हैं, यानी कि कोई भी सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है, चाहे फिर वो शीतकालीन है, बजट सत्र है, मानसून है, अगर ऑलरेडी संसद की बैठक हो रही है दोनों की, राज्यसभा और लोकसभा की, तो उस समय पर अध्यादेश का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाएगा, कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो अमान्य घोषित हो जाएगा, ठीक है? यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के समानांतर नहीं है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? इसे समझ लो थोड़ा सा। कैसे? क्वेश्चन दे देगा कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो संसद के समानांतर है, संसद के समानांतर है। तो आप लोगों को क्या लगेगा कि हाँ यार, ये जो अध्यादेश जारी कर रहा है ये इक्वल किसके? एक्ट के। यानी कि संसद एक्ट बनाती है और अध्यादेश जारी राष्ट्रपति करता है, तो समानांतर ही तो हो गया। भाई उसकी एब्सेंस में ये काम ही तो कर रहा है, तो बात तो समान नहीं होगी दोनों की। ये समानांतर हो गया, लेकिन समानांतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब संसद चल रही है उस समय पर ये अध्यादेश जारी नहीं कर रहा है। अगर उस समय पर भी इसे शक्ति होती अध्यादेश जारी करने की, तब ये समानांतर होती। लेकिन अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसे कब प्राप्त हुई? जब संसद अब्सेंट है। संसद अब्सेंट है, वो चल ही नहीं रही है, सत्र नहीं चल रहे हैं, जब जाके इसे जो मिलती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। यानी कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो संसद के समानांतर नहीं है। इस पे मैं जोर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जब भी जारी कर सकते हैं जब इस बात से वो संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया, संतुष्टि, ठीक है? इस संतुष्टि को उठाकर यहाँ रख लो और इसे याद कर लो, क्योंकि इसके सामने, इसके आगे बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड आने वाली है। कैसे? बात करते हैं कूपर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव यानी कि नकारात्मक भावना पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, ठीक है? यानी कि जो संतुष्टि राष्ट्रपति को संतुष्टि लग रही है कि उसे लग रहा है कि किसी भी केस में या किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है और ये राष्ट्रपति की संतुष्टि पर निर्भर करता है, तो कोर्ट क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रपति की संतुष्टि है उस पर असद्भाव यानी कि उसके मन में कुछ चीजें गलत आ सकती हैं, ये कोई गलत बात नहीं है। उसके विचार जो है वो नकारात्मक हो सकते हैं, ठीक है? कोई भी अध्यादेश जो है वो जारी गलत हो सकता है, इसमें राष्ट्रपति की संतुष्टि पर इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसकी जो न्यायिक समीक्षा है वो होनी जरूरी है। असद्भाव की भावना उसके अंदर आ सकती है, हालांकि वो भी क्या है, मनुष्य ही तो है। मनुष्य गलत भी सोच सकता है, किसी के प्रेशर में भी आ सकता है, उसकी भावनाएं नकारात्मक भी हो सकती हैं, सकारात्मक भी हो सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसे हम संतुष्टि पर नहीं छोड़ सकते हैं कि राष्ट्रपति को सर्वे सर्वा बना दो कि उसकी जो संतुष्टि लगेगी वो सही है, जो संतुष्टि नहीं है वो गलत हो जाएगा, ठीक है? यानी कि मतलब राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के निर्णय पर न्यायालय में इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने विचार पूर्वक संसद के एक सदन या दोनों सदनों को कुछ समय के लिए स्थगित करके एक विवादास्पद विषय पर अध्यादेश जारी किया था। मतलब क्या हुआ?
मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्रपति होता है उसे सलाह देने का काम मंत्रिमंडल करता है, मंत्रिमंडल करता है, और मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है। ठीक है। अब जो मंत्रिमंडल होता है उसमें सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, सत्ता पक्ष के लोग होते हैं। ठीक है। एमपी जो होंगे, मिनिस्टर होंगे, वो कौन होंगे? सत्ता पक्ष के होंगे। अब उन्हें लगता है कि ये काम करते हैं, जो विपक्ष है, विपक्ष को दबाने वाला एक विषय है, ये विपक्ष को खत्म करने वाला एक विषय है, और इस पर हमें कानून बनाना है। ठीक है। अब जब संसद के सत्र चलेंगे और ऐसे किसी विषय पर कानून बनाना है, तो जो संसद होगी उसके लोकसभा राज्यसभा में तो मेंबर अपोजिशन के भी तो होंगे ना, विपक्ष के भी मेंबर होंगे। तो जब ऐसा कोई बिल आप लेकर आओगे संसद के अंदर, तो आप उसे पास ही नहीं करा पाओगे। क्यों? क्योंकि जो अपोजिशन है उसे लगेगा, विपक्ष है, कि यार ये तो गलत कर रहे हो, आप ये विषय तो सही नहीं है, आप लोग देश के लिए सही नहीं कर रहे हो, देश के लोकतंत्र के लिए ये चीज सही नहीं है, तो आप ऐसा विषय लेकर आ रहे हो, तो इसे हम पास तो नहीं होने देंगे। ठीक है। अब विपक्ष ने कहा कि भाई ना हम इसे लोकसभा में पास होने देंगे, ना हम इसे राज्यसभा में पास होने देंगे। तो अब सत्ता पक्ष ने सोचा कि यार ऐसा कौन सा जुगाड़ बिड़ाया जाए, या कौन सा तरीका अपनाया जाए जो हमारा काम भी हो जाए और ये जो विपक्ष के लोग हैं इसे रोक भी ना पाए। तो इन्होंने क्या लगाया, इन्होंने कहा मंत्रिमंडल को, मंत्रिमंडल ने कहा कि भाई राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि ये काम करो कि समय से पहले ही जो संसद के सत्र हैं, ठीक है, समय से पहले ही जो संसद का सदन चल रहे हैं उसे क्या कर दो, भंग करवा दो, भंग करवा दो। एक को करवा दो या फिर दोनों को करवा दो, और दोनों को करवा के एक अध्यादेश जारी करवा देंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, अध्यादेश जारी करवा देंगे। और जब अध्यादेश जारी हो जाएगा तो जो भी हमें कोई भी काम करना है, किसी भी विषय पर एक्शन लेना है, तो हम आसानी से ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहां पर जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है, तो अब संतुष्टि की बात आ ही नहीं जाती है, यहाँ पर असद्भाव की बात आ गई, यानी कि राष्ट्रपति भी यहाँ पर गलत हो सकता है, उसे आप न्यायिक समीक्षा से अलग नहीं रख सकते हो, उस पर न्यायालय में सवाल उठाए जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो राष्ट्रपति के जो विचार को क्या माना जाता है, असद्भाव का विचार भी माना जा सकता है, और वो विवादास्पद हो सकता है, इसलिए न्यायालय में इसे चुनौती दी जा सकती है। ठीक। अब बात करते हैं, जब वो अध्यादेश जारी करेगा तो ये माना जा सकता है कि उसने संसद को नजरअंदाज किया है, और जिससे संसद की जो प्राधिकार है, प्राधिकार मतलब कानूनी शक्ति है संसद की, ठीक है, उसकी परिवंचना, यानी कि उसे धोखा देने के बाद में अध्यादेश जारी किया गया है। और अगर संसद को तुम धोखा देकर अध्यादेश जारी करते हो तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को धोखा देना है, जनता को धोखा देना है, इसलिए ये चीजें सही नहीं है, इसकी न्यायिक समीक्षा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं 38वां संविधान संशोधन 1975 की। ये क्या कहता है? ये इसके द्वारा अध्यादेश को राष्ट्रपति को पावर दे दी गई। क्या कहा गया कि 38वें संविधान संशोधन 1975 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और वह मान्य होगी तथा इसकी संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से बाहर रखी जाएगी। यानी कि जो राष्ट्रपति डिसीजन लेगा अध्यादेश से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता है। तो ये पूछ लेगा कि इस तरीका का जो प्रोविजन है, प्रावधान है, वो कौन से जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा किया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है, 38वां संविधान संशोधन 1975 में ये बात कही गई थी कि राष्ट्रपति जो भी अध्यादेश जारी करता है, किसी भी विषय पर करता है, वो सही है गलत है, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। समझ में आ गई बात? उसके बाद में बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन कब आया था? 1978 में आया था। ठीक है, 1978 में आया था, मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय पर। तो इसमें क्या उपबंध कर दिया गया, इसमें जो ये उपबंध किया था 38वें संविधान संशोधन में, उसका लोप कर दिया गया। लोप मतलब होता है एक तरीके से उसका विलुप्त कर देना, खत्म कर देना एक तरीके से। ठीक है, तो लोप क्या कर दिया गया, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, कि राष्ट्रपति के मन में भी कुछ गलत विचार आ सकते हैं, गलत एडवाइस उन्हें दी जा सकती है, वो भी गलत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है वो जो सोच रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, उनकी जो संतुष्टि है वो देश के हित में ही हो। तो ये जो न्यायिक समीक्षा थी ये बनी हुई है किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अध्यादेश केवल उन मुद्दों पर जारी हो सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। समझ रहे हो? अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी होगा जिन पर संसद कानून बना सकती है। जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, तो राष्ट्रपति को उस पर अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, अध्यादेश अध्यादेश की वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए हुए कानून की होती हैं। जितना इफेक्टिव संसद द्वारा बनाया कानून होगा, उतनी सीमाएं और इफेक्टिव क्या होगा? अध्यादेश भी होगा। अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार को कम या उसे छीन नहीं सकता है।
और ये बात सही है कि कोई भी संसद द्वारा जो एक्ट बनाया जाएगा वो ना तो किसी मूल अधिकार को छीन सकता है, ना ही उसमें कमी कर सकता है, ना ही उसे रिड्यूस कर सकता है। तो अध्यादेश भी ना तो किसी मौलिक अधिकार को कम कर सकता है, ना ही उसे छीन सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट देख लेते हैं। संसद सत्र की दोबारा बैठक होने पर अध्यादेश दोनों सदनों के सामने पेश किया जाना चाहिए। जैसे ही अब सदन चलेंगे, ठीक है, अध्यादेश जारी कब हुआ? जब सदन नहीं चल रहे थे, सेशन नहीं चल रहे थे, सत्र नहीं चल रहे थे। तो जैसे ही लोकसभा बैठेगी, राज्यसभा बैठेगी, उनकी बैठक होगी, तो जो अध्यादेश जारी हुआ था उस पेपर को ले जाकर संसद के सामने पेश करना पड़ेगा कि भाई जब आप लोगों का सेशन नहीं चल रहा था तो हमने एक अध्यादेश जारी किया था, अब आप लोग इसे क्या कर दो, पास कर दो। ठीक है, यदि दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो वह कानून का रूप धारण कर लेगा एज इट इज। वैसे के वैसे ही वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। यदि संसद इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब समझो, जैसे ही संसद बैठी और संसद ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो पहले आज कोई तारीख है 1 या 7 है, ठीक है, आज 7 तारीख है, 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल है, आज लोकसभा की बैठक बैठ गई। ठीक है, कल 8 तारीख है, कल को राज्यसभा की बैठक बैठ गई। तो जो दूसरी वाली बैठक बैठेगी राज्यसभा की 8 तारीख से 6 हफ्ते गिन लो, 6 वीक जो है आप लोगों को काउंट कर लेनी है। 6 वीक में कितना बैठेगा, 1.5 मंथ बैठेंगे, 1.5 महीना बैठेगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि यदि संसद इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते बाद यह अध्यादेश अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संसद में बैठने के बाद में अध्यादेश की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी हो गई, 6 महीने, 6 हफ्ते हो गए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज सुधार लेना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। एक लेक्चर में मैंने जो है 6 हफ्तों को 6 महीने बोल दिया था, तो वहां पर 6 महीने प्लस 1.2 मंथ यानी कि 7.5 महीने ही आप लोगों को कर लेने हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यादेश की मैक्सिमम जो वैलिडेशन होती है, लिमिट होती है, टाइमिंग पीरियड होता है, वो 7.5 महीने का होता है। ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को अस्वीकार कर देते हैं तो निर्धारित 6 सप्ताह पहले भी यह समाप्त हो सकता है। आपने संसद के पटल पर रख दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई ये ठीक नहीं है और हम इसे पास नहीं करेंगे, दोनों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो जरूरी नहीं है फिर 6 हफ्ते तक ये चलेगा, ये उससे पहले भी क्या हो जाएगा, निरस्त हो सकता है। 2 पॉइंट हो गए। यदि संसद के दोनों सदनों को अलग अलग तिथि में दोबारा बैठक के लिए बुलाया जाता है तो यह 6 हफ्ते वाली जो तिथि होगी, जो दिन होंगे वो गिने जाएंगे। मैं बता चुका कि संसद की जो दूसरी बैठक होगी, राज्यसभा की होगी या फिर वो लोकसभा की होगी, तब से 6 हफ्ते गिन लो, उतने हफ्ते तक ही ये वैलिड रहेगा। यदि कोई अध्यादेश संसद के पटल पर रखने से पहले ही समाप्त हो जाता है, उसका समय हो चुका था और संसद के पटल पर रखने से पहले ही वो समाप्त हो गया, तो उसके द्वारा जो कार्य होंगे वो वैध होंगे और प्रभावी होंगे, ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आप ये सोच सकते हो कि भाई जो अध्यादेश जारी किया था तो उसमें जो है न्यायिक समीक्षा की बात की गई थी, तो हो सकता है कि जैसे ये खत्म होगा तो खत्म होने के बाद में इसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं क्या वो प्रभावी होंगे या नहीं होंगे, वो वैध होंगे नहीं होंगे, तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। नहीं, उसके द्वारा जो काम काम किए जाएंगे वो वैध भी होंगे और प्रभावी भी होंगे, वो समाप्त नहीं होंगे। राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है, ये उसके पास में क्या होती है, पावर होती है। अब यहां पर बात करते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है उसकी स्वतंत्रता का अंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उस मामले में स्वतंत्र है और वो अध्यादेश कभी भी कैसे भी जारी कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसे एक क्या होती है, एक सलाह दी जाती है। राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर ना तो वो जारी कर सकता है और ना ही उसे वापस ले सकता है, वो स्वतंत्र नहीं है। आर्टिकल 74 के तहत उस पर बाध्यकारी है मंत्रिमंडल की बात को मानना, उसकी सिफारिश को मानना, उसकी सलाह को मानना, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। एक विधेयक की भांति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्ट है, कोई भी एक्ट है वो आज पास हुआ तो अगर उसे पिछली डेट से लागू करते हैं हम, तो अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है और उसे पिछली तिथि से लागू किया जा सकता है। ठीक है, ये क्राइम के मामले में नहीं होता है लेकिन सिविल में ये होता है। सिविल का कोई एक्ट होता है तो वो पिछली डेट से लागू किया जा सकता है, लेकिन क्राइम में ऐसा नहीं होता है। क्राइम का मतलब समझ लो, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसने मर्डर कर दिया 1 महीने पहले या आज कर दिया, ठीक है, या मर्डर कर दिया या क्राइम से रिलेटेड कोई भी काम कर दिया उसने, तो उसके रिलेटेड कोई भी एक्ट हमारे पास में नहीं था। ठीक, तो उसे फांसी हो जानी थी, मान लो कि उसे फांसी हो जानी थी, लेकिन एक्ट हमारे पास में नहीं था, तो अब हमने क्या बना दिया, उसके ऊपर एक एक्ट बना दिया और ये 7 तारीख का मामला था और हमने जो एक्ट बना दिया वो 15 तारीख तक बना दिया। तो अब इस एक्ट के अंदर हमने या तो उम्र कैद रख दी या फिर हमने फांसी रख दी, कुछ भी रख दिया A to Z। तो इसने जो ये क्राइम किया था, अब हम इसे पिछली डेट में ले जाकर इस पे फांसी नहीं लगा सकते।
ठीक है। जब हमारे पास में कानून होगा तो उसी कानून के द्वारा ही हम इसे सजा दे सकते हैं। बाद में कानून पास करके पिछली डेट से इंप्लीमेंट करके हम किसी को सजा नहीं दे सकते हैं। ये हमेशा याद रखना, ये पूछ लिया जाता है जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो इस चीज को पढ़ेंगे। यह संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित या निश्चित कर सकता है। संसद का कोई एक्ट है, ठीक है, कोई कार्य है, तो अध्यादेश जारी करके उस एक्ट में संशोधन भी किया जा सकता है, उस कार्य में संशोधन भी किया जा सकता है और उसे खत्म भी कर दिया जा सकता है। ये पावर अध्यादेश के पास में होती है। यह किसी कर कानून को भी परिवर्तित कर सकता है, संशोधित कर सकता है। कर मतलब टैक्स से रिलेटेड अगर कोई कानून है तो ये उसमें क्या है, परिवर्तन भी कर सकता है अध्यादेश, और उसमें संशोधन भी कर सकता है। अब नोट पढ़ते हैं। संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दे देगा कि अध्यादेश के द्वारा संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि संसद जो संविधान संशोधन की जो पावर है वो कहीं ना कहीं संसद के पास में है, और संसद नहीं चल रही है तो वो पावर राष्ट्रपति के पास में आ जाएगी अध्यादेश जारी करने की, और संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, अध्यादेश के द्वारा संविधान संशोधन की पावर राष्ट्रपति को नहीं दी जाती है। अध्यादेश की यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में प्रयोग नहीं की जा सकती है। यानी कि अध्यादेश से रिलेटेड जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति को यूनिक शक्ति दी गई है, वो काफी देशों में यूज नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं। नोट की हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में संविधान सभा में कहा गया था। यहाँ पर क्या था, जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि यह शक्ति उस परिस्थिति से निपटने के योग्य बनाती है जो आकस्मिक व अचानक उत्पन्न होती है जब संसद के सदन ना चल रहे हो। ठीक है, ये ऐसी स्थिति से निपटने के लिए है, इमरजेंसी में जब ऐसी कोई स्थिति आ गई। जैसे आप लोगों ने देखा जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, तो व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया जैसी चीजें तो नहीं होंगी, तो उनके ऊपर हमारे उस समय एक्ट भी नहीं मिलते हैं क्योंकि वो विषय था ही नहीं। जैसे जैसे नया विषय आया तो आप लोगों को पता है कि आईटी एक्ट लाया गया सोशल मीडिया के लिए। तो ये एक्ट कब आया, जब एक नया विषय उत्पन्न हुआ। समझ में आ रही है बात। तो अगर कल एक कोई नया विषय उत्पन्न हो जाता है और उस समय पर सेशन संसद के नहीं चल रहे होते हैं, तो आकस्मिक इमरजेंसी में अचानक उत्पन्न होने वाले किसी विषय या किसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए यह अध्यादेश जारी होता है। ठीक है, कोई खुशी के लिए नहीं होता है। अध्यादेश जारी करने की इस शक्ति को आर्टिकल 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपात से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कि अध्यादेश इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी हो गई, आपने अध्यादेश जारी कर दिया तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 252 के तहत इसमें कुछ चीजें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। 252 जो राष्ट्रीय आपात का आर्टिकल है वो अलग है और ये बिल्कुल अलग है, इनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास में 3 और शक्तियां होती हैं, एक तो राष्ट्रीय आपात लगाने की, एक राष्ट्रपति शासन लगाने की और वित्त आपात लगाने की। ठीक है, तो पहली कौन सी होती है, 352 राष्ट्रीय आपात की, 356 ये होती है राष्ट्रपति शासन लगाने की, और 360 ये होती है वित्तीय आपात लगाने की। 3 शक्तियां आपातकालीन से रिलेटेड इसके पास में और भी होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका भी कोई लेना देना इससे है, तो इसका लेना देना कुछ नहीं है। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह न होने की स्थिति में भी अध्यादेश जारी कर सकता है, इसका आपातकाल से कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा के नियम के अनुसार जब कोई विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए सदन में पेश किया जाता है, आपने अध्यादेश जारी कर दिया, आपने संसद चलने लगी, संसद में आप लोगों ने भी विधेयक पेश किया, तो लोकसभा का नियम ये कहता है कि जब भी आप अध्यादेश वाले पेपर को लोकसभा या राज्यसभा के समक्ष रखोगे तो अध्यादेश किस कारण से आप लोगों ने जारी किया था, क्या परिस्थिति थी, सदन के समक्ष ये भी रखना जाना चाहिए ताकि सदन को पता तो लगे कि आप लोगों ने क्या सही और क्या गलत निर्णय लिया था। ठीक है, तो ये भी लोकसभा के नियमों में आता है। अब पुनः जारी अध्यादेश, अध्यादेश जारी हो गया, ठीक है, फिर से अध्यादेश जारी कर दिया, उसी सब्जेक्ट के ऊपर, उसी चीज के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर फिर से अध्यादेश जारी हो गया, तो इसके बारे में क्या प्रोविजन किया गया है वो देख लेते हैं। अब तक राष्ट्रपति के अध्यादेश पुनः जारी करने से संबंध में कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत अभी तक नहीं किया गया है। डीसी वाधवा मामले में 1987 की बात है, में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए यहाँ पर ये काफी चीजें बोली थी। क्या बोली थी, इसमें कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि 1967 से 1981 के बीच जो बिहार है, बिहार के राज्यपाल ने लगभग 256 अध्यादेश जारी किए थे और समय समय पर उन्हें पुनः जारी करके 14 वर्षों तक जारी रखा था। ठीक है, अपने स्वार्थ के चलते इन्होंने 14 वर्षों तक अध्यादेश जारी किए थे और जारी करने के बाद में सेम अध्यादेश, सेम लैंग्वेज, सेम टॉपिक, सब कुछ उसे बढ़ाते चले गए, पुनः जारी करते 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 तो 256 जारी किए गए थे और ये 14 वर्षों तक जारी रहे थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश की भाषा में परिवर्तन किए बिना
भाषा वही है, पेपर वही है, सब कुछ सेम लिखा हुआ है, टॉपिक सब कुछ सेम है, तथा विधानसभा द्वारा विधेयक पारित करने का प्रयास न करके अध्यादेश का पुनः प्रकाशन करना संविधान का उल्लंघन है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अध्यादेश जारी कर दिया, विधानसभा बैठ गई, आप लोगों को क्या करना था, इसमें पास कराना था, लेकिन आप इसे बाइकआउट करके अगर ये पुनः बार बार जारी कर दे रहे हो तो ये संविधान का उल्लंघन होगा, ये सही नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, तथा इस प्रकार के पुनः प्रकाशित अध्यादेश रद्द होने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश द्वारा विधि बनाने की वैकल्पिक शक्ति को राज्य विधायिका की विधायी शक्ति का विकल्प नहीं माना जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विधायिका नहीं चल रही है तो तुम बात अध्यादेश जारी कर करके इसे बिल्कुल जो है इसे बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हो। ये वैकल्पिक शक्ति है इमरजेंसी के लिए। ऐसा नहीं है कि विधानसभा से आप पास करा सकते हो, उसके बावजूद भी आप अध्यादेश जारी किए जा रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि अध्यादेश आज आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रिपीट करके देख लें, उसके बावजूद भी कोई चीज़ बचती है तो आप लोगों को जो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में उसका आंसर आप लोगों को कर दिया जाएगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पे अगर आप लोग नए होते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ में उनका भी बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।